है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कोशिश करते हैं आज ही हो जाएगा तो आज ही हो जाएगा, नहीं तो कल से होगा। वैसे आज तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल लिखाना भी है, तो कल से फिर नया चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल लास्ट दिन मैंने कहा था उस दिन लास्ट दिन लाऊंगी करके। देखा मैं अपनी बातें कभी नहीं भूलती। हाँ वो नोट्स भेजना भूल गई बस, बाकी ठीक है। अभी भी नहीं भेजे? वही तो कह रही हूँ, भूल गई, अभी भी भूली हूँ। आ रही है अफसर आवाज़, रिकॉर्ड कर रहे हो आप? शुरू कर दिया है। चलो, हम लोग ने लास्ट क्या कर रखा था, सारे के सारे पिगमेंट पढ़ लिए थे, है ना। पिगमेंट में हमने पढ़ लिया था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के भी दो फॉर्म थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में एक केराटिन्स थे और एक ज़ेंथोफिल्स थे। मैंने बोला बुक में सीधे कैरोटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल लिखा है, केराटिन्स नहीं लिखा है, ठीक है। मगर ग्राफ में कैरोटिनॉइड ही कैरोटिनॉइड लिखा है, ज़ेंथोफिल नहीं लिखा है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि इन दोनों को ये कैरोटिनॉइड के अंदर लेकर के ही चल रहा है ग्राफ के अंदर। भले ही टेक्स्ट में थोड़ा अलग लिखा है मगर टाइप्स हमें पता है ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हमने बोला था क्लोरोफिल ए क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में क्लोरोफिल ए मिलेगा। सही कि गलत? नहीं, ऑक्सीजन। गलत। जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वाले हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीजिंग वाले, बिना ऑक्सीजन रिलीजिंग वालों के पास में नहीं है ये वाला, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले, उन सब के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल बोलते हैं मगर एक कंडीशन के साथ में, ठीक है। क्लोरोफिल बी हायर प्लांट्स में मिलता है। कौन कौन से बताए थे मैंने तुम लोगों को? यूग्लिनॉइड्स, ग्रीन एल्गी और बाकी सारे के सारे प्लांट्स, है ना। यूग्लिनॉइड्स याद रखना जरूरी है, ग्रीन एल्गी याद रखना जरूरी है, बाकी इससे ऊपर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो सब आ गए, उन सब में क्लोरोफिल भी होता है। तीसरा ये केराटिनॉइड्स हैं। केराटिनॉइड्स वहां सब जगह होंगे जहां भी क्लोरोफिल ए होगा। जहां पर भी क्लोरोफिल है, जिन भी प्लांट्स में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो सब में है। तो जितने भी प्लांट्स हैं जो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के सब में केराटिनॉइड्स होने वाला है, सभी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए के साथ ये भी क्या है, यूनिवर्सल है। लिखा नहीं है यूनिवर्सल है, लेकिन जहां क्लोरोफिल होगा वहां कैरोटिनॉइड होगा ही होगा। क्यों होगा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बिना कैरोटिनॉइड के क्लोरोफिल ए का काम नहीं चलेगा। फोटोसिंथेसिस कर भी लेगा तो थोड़ी देर में टाइम में डैमेज हो जाएगा, उसका काम नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है। एक हमने कल लास्ट चीज ये पढ़ी थी कि जब लाइट प्रेजेंट होती है, कल या परसों जब भी पढ़ी थी, लाइट की प्रेजेंस में प्रोटोक्लोरोफिल काहे में कन्वर्ट होता है, क्लोरोफिल में, बाय द हेल्प ऑफ आयरन, है ना। लाइट की प्रेजेंस में जब ये क्लोरोफिल कन्वर्ट होता है, यानी कि जब लाइट नहीं होगी तब क्लोरोफिल नहीं बनेगा। इस वाली कंडीशन के लिए एक बुक में क्वेश्चन दिया है तुम्हारी कि जब भी हम प्लांट्स को डार्क में रखते हैं तो उनका कलर येलो या फिर पेल ग्रीन हो जाता है, क्यों? और फिर उसी के नीचे लिखा है कि कौन सा वाला पिगमेंट ज्यादा स्टेबल होता है, इन तीनों में से कौन सा पिगमेंट ज्यादा स्टेबल है, ये लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, लाइट की एब्सेंस में येलो या फिर पेल ग्रीन क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि तब क्लोरोफिल ए बन नहीं पा रहा है। अगर क्लोरोफिल ए नहीं बनेगा तो बचा कौन, केराटिनॉइड। क्लोरोफिल ए नहीं बनेगा मतलब क्लोरोफिल ए भी कुछ भी नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, सिंपल, ठीक है। तो क्लोरोफिल सिर्फ केराटिनॉइड है, क्लोरोफिल तो है नहीं। और केराटिनॉइड का कलर क्या होता है, येलो या फिर येलो टू ऑरेंज, ब्राउन ब्राउन वाली रेंज भी आ जाएगी इसके अंदर ही, ठीक है। तो येलो या येलो टू ऑरेंज वाली कंडीशन में आता, हल्का फुल्का ग्रीन दिख रहा है तो पेल ग्रीन बोल देते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तब क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो रही, सिंपल आंसर, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली केराटिनॉइड वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए तो बाद में भी काम कर रहा है, जब लाइट नहीं हो रही उतनी अच्छे से तभी भी काम कर पा रहा है, इसलिए केराटिनॉइड क्या है, मोर स्टेबल है। और अभी थोड़ा देर बाद थोड़ा पता चलेगा कि प्रोटेक्ट भी करता है क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो केराटिनॉइड ज्यादा स्टेबल है क्लोरोफिल ए और बी के कंपैरिजन में। और केराटिनॉइड ही वो एक पिगमेंट है जो लाइट की कमी होने पर फोटोसिंथेसिस करवा पाता है, फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा पुश कर पाता है, धक्का दे पाता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो मेजर पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट कितने हो गए, 3 हो गए। इन्हीं तीनों मेजर पिगमेंट का यूज होगा पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर, ठीक है, समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा एक बार इन तीनों पिगमेंट को एक बार देख लेते हैं कि काम कैसे कैसे करता है। ये है हमारा क्लोरोफिल बी, ये है हमारा क्लोरोफिल ए, और ये है हमारा
हालांकि ए बी सी है लेकिन क्लोरोफिल सी नहीं है, ये क्या है, केराटिनॉइड है, केराटिनॉइड। ठीक है, अब होगा क्या देखो, जब लाइट आएगी तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए पाएगी, फिर क्लोरोफिल बी पाएगी, फिर केराटिनॉइड पाएगी। सही गलत क्यों आएगी पहले बाद में? एक ही साथ तो आएगी ना, सनलाइट तो गिर रही है सब पे, एक ही साथ गिरेगी, ऐसा थोड़ी किसी पे पहले किसी पे बाद पे। तो लाइट आई, सनलाइट गिरी, सनलाइट को हम एच से दिखाएंगे क्योंकि फोटोन की एनर्जी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सनलाइट आई, तीनों पे गिरेगी। ध्यान देना, जो मेन काम है फोटोसिंथेसिस का, जो मेन फंक्शन है वो क्लोरोफिल ए करता है। जो मेजर है वो कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड बस इसको मदद करते हैं। कल हमने ग्राफ में पढ़ा था ना, क्लोरोफिल ए के हिसाब से फोटोसिंथेसिस का रेट भी चल रहा था। तो क्लोरोफिल ए ही है जो फोटोसिंथेसिस करता है, मगर इसको मदद कौन करता है? क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड मदद करते हैं। मदद कैसे करते हैं देखो, क्या होता है, जब भी लाइट पड़ेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो अपने हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। सिंपल। अब ये क्लोरोफिल ए के जितने भी मॉलिक्यूल है उनमें ये क्या है? लोअर एनर्जी शेल्स हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और कहाँ चले गए? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। सेम टू सेम इनके साथ भी होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? हायर एनर्जी में। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो बच्चों करनी पड़ेगी, इतना तो पता ही होगा ना तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और अपने से हायर एनर्जी के सेल में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के सेल में चले गए तीनों के पास में। अब होगा क्या देखो, ये दोनों तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, इन्होंने जो भी सनलाइट एब्जॉर्ब करी है उस सनलाइट को ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल ए के लिए। जो भी सनलाइट केराटिनॉइड और क्लोरोफिल बी ने एब्जॉर्ब करी है उस सनलाइट के कुछ हिस्से को किसको ट्रांसफर कर देंगे? क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। अब इसको सुनना, क्लोरोफिल ए को पहले थोड़ी एनर्जी मिली थी, तो क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन था वो हायर एनर्जी लेवल में चले गया था। इतनी एनर्जी ऑलरेडी सनलाइट ने दे दी थी, इसको एब्जॉर्ब कर ली थी इतनी एनर्जी इसने। ठीक है, फिर बगल वालों ने और एनर्जी दे दी इसको, भैया कि लो हमारी भी एनर्जी ले लो। इसका इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा और इतना ज्यादा अमीर हो जाएगा कि इसके पास रह ही नहीं पाएगा, इसके बाद नहीं रह पाएगा, तो इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से हो रहा है? सनलाइट। सनलाइट यानी कि फोटो, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। अब तुम कह रहे हो कि कल तो आप कह रहे थे मैम फोटो ऑक्सीडेशन गंदा होता है, उससे बचाना पड़ता है। आज फोटो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन तो होना ही होना है, बचाएगा कैसे वो समझना जरूरी है। अब देखो, ये काम हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और बना देगा ग्लूकोज। कैसे बना दिया भाई? बिना हाइड्रोजन के। आ रहा हाइड्रोजन, रुक जाओ थोड़ा इसके साथ साथ अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते रहे तो क्लोरोफिल ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। इससे ये होगा खराब इफेक्ट ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ढेर सारे, क्योंकि बहुत सारे आइटम है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज, और बीच में मैग्नीशियम है हमारे पास में, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे तो एक समय बाद तो सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे क्लोरोफिल ए के पास में। इनसे तो नहीं निकला, तो इनको तो कोई दुख नहीं है। दुख किसको है? क्लोरोफिल ए को है। इलेक्ट्रॉन खत्म मतलब खुद भी खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो रिएक्ट कर लेगा किसी और के साथ, जुड़ जाएगा, अनस्टेबल हो गया ना इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को बचाना है हमने, रोकना है, ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन को रोकना है। ये वाला ऑक्सीडेशन तो होता रहेगा, इससे जो इसको लॉस हो रहा है उससे बचाना है हमने। तो ये कैरोटीनॉइड में मदद करता है इसमें। ठीक है, अब सुनना होगा क्या, हमारे पास में है वाटर, रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है। जैसे ही वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, इस सनलाइट की वजह से ये वाटर ब्रेक डाउन करेगा और वाटर टूटेगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन प्लस O नेगेटिव होता है, वैसे तो OH नेगेटिव होता है, OH भी और टूटेगा तो O और H अलग अलग हो जाएगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या करेगा? उस O और H का भी ये ऑक्सीजन तोड़ देगा। इस ऑक्सीजन को भी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तभी तो नेगेटिव आया है, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के अलग कर देगा। अब ये हो गई न्यूली सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन, और ये होती है खतरनाक रिएक्टिव।
जितने भी कंपोनेंट है उनको जाकर के ऑक्सीडाइज करवाते फिरेगी ये। ऑक्सीजन के ऐड होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं ना, तो सबको ऑक्सीडाइज करवाती फिरेगी ये। तो हमने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को चुप कराने की, भैया रुक जा, नहीं करो तबाह सब कुछ। तो अब आएगा कैरोटिनॉइड, ये बोलेगा भैया लाओ हमें दो। कैरोटिनॉइड में कौन कौन, केराटिन और ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। ये क्या कहेगा, बोलेगा भैया ऑक्सीजन हमें दो, हम क्या करेंगे इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देंगे O2 गैस में। ऑक्सीजन को कन्वर्ट करा किसमें, O2 गैस में। अब एक वाटर टूटेगा तो एक ही ऑक्सीजन निकलेगा, तो हमें कितने वाटर तोड़ने पड़ेंगे, 2 वाटर तोड़ने पड़ेंगे। 1 से 2 हाइड्रोजन मिलते थे, तो अब 2 से कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। और यहाँ पर पे 2 इलेक्ट्रॉन बनते थे, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4। O2 नेगेटिव होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले, तो बन गए कितने, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। इन 2 ऑक्सीजन को यूज करके इसने क्या बना दिया, O2 गैस। अब ब्रेक डाउन हो गया वाटर का। ऑक्सीजन तो निकल ली, इन इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया कि भैया हमारी जो डेफिशिएंसी चल रही है उसको खत्म करो, हमें पूरा करो। ये जो हाइड्रोजन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन, ऐसा ही तो होगा ना। अगर H पॉजिटिव में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन एटम जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। समझ में आई, पक्का, सिंपल है, बहुत सिंपल है। वाटर टूट रहा है, प्रोटॉन बन रहे हैं, प्रोटॉन जाके इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जा रहे हैं, जिससे बन जा रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। जो इलेक्ट्रॉन निकले ये जा रहे हैं क्लोरोफिल ए को शांत कराने के लिए। ये जो ऑक्सीजन है इनको मिला करके बना दिया ऑक्सीजन की गैस, इसी को हम ले रहे हैं। तो अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए होगा, कैरोटिनॉइड नहीं होगा, तो ये फ्री ऑक्सीजन कोई फिक्स नहीं कर पाएगा। अगर फ्री ऑक्सीजन फिक्स नहीं होगी तो क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए जहां भी क्लोरोफिल ए है वहां क्या है, कैरोटिनॉइड। समझ रहे हो, बिना कैरोटिनॉइड के काम कर ही नहीं सकता वो, चाहे कितना ही हायर प्लांट बन जाए। क्लोरोफिल ए कर ही नहीं पाता ऑक्सीजन को रिड्यूस, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके मिलाना क्लोरोफिल ए का काम है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, किसकी मदद चाहिए पड़ेगी हमको, कैरोटिनॉइड की मदद। इतना सा सिस्टम समझ में आ गया, पक्का। इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं, आगे लेकर के अब हम पढ़ेंगे फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम्स क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट में पढ़ दिया है, मेम्ब्रेनस पार्ट और ग्रेनम पार्ट, फ्लूइड ग्रेन और मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है हमारा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेनास्ट्रोमा, ग्रेनास्ट्रोमा और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, हाँ ठीक है। ग्रेना लैमिला और स्ट्रोमा लैमिला, क्या बोल रही हूँ मैं भी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लैमिला होता है जो हमारा। स्ट्रोमा क्या है, वो दोनों को बीच से जोड़ने वाला, दो ग्रेना को जो बीच में जोड़ने वाला है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। ये जितनी भी मेम्ब्रेन है, अब इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। ये है हमारी थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड में कितने मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एक या दो। जैसे क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ऐसे थाइलेकॉइड में भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं ना, सिंगल ही होता है, गुड। तो 2 क्यों बना रही हूँ फिर मैं ये, बाइलेयर होती है ना, तो ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, बाइलेयर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या होगी, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाहर का पार्ट क्या होता है, स्ट्रोमा, फ्लूइड वाला पार्ट, और अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। अब ये जो हमारा थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन से घिरा हुआ पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे ढेर सारे हैं, इनको हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। अगर इसको याद रखना है तो क्वांटा, लाइट को क्वांटम एनर्जी बोलते हैं, और सोम्स मतलब पाउचेस, तो लाइट एब्जॉर्ब करने वाले पाउचेस की तरह याद कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, क्वांटासोम्स। इसको फोटो सिस्टम भी बोलते हैं, क्वांटासोम्स को ही क्या भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम, एक ही नाम है,
ठीक है। अब इस क्वांटासोम में होते क्या है, क्वांटासोम में होते हैं यही तीनों पिगमेंट, और ये तीनों पिगमेंट होते हैं लगभग 250 से 400 पिगमेंट्स होते हैं। हाँ, ऐसे ढेर सारे क्वांटासोम प्रेजेंट है हमारी एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। बहुत सारे क्वांटासोम प्रेजेंट हैं और हर एक क्वांटासोम के अंदर कितने पिगमेंट है, 250 to 400 पिगमेंट है। ठीक है। अब होगा क्या देखना, इसमें पिगमेंट को गोल गोल करके बनाते हैं हम। मान लो ये पिगमेंट है, पिगमेंट का एक ग्रुप है। अब ग्रुप है करके कैसे पता चलेगा, इसके बाहर प्रोटीन की एक कवरिंग होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है करके। ठीक है। ऐसे करके प्रेजेंट है ढेर सारे पिगमेंट्स। ये पिगमेंट कुछ भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स ए, सी कैरोटिनॉइड्स बी, ए बी कैरोटिनॉइड ए बी कैरोटिनॉइड एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे के सारे मिक्स्ड हैं। सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए होता है, फिर बी, फिर कैरोटिनॉइड होता है, लेकिन होंगे तीनों के तीनों। ठीक है। इन सभी में इस पूरे को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। अब इसमें इस क्वांटासोम में ना वैसे हैं तो सारे के सारे पिगमेंट, लेकिन क्वांटासोम को मेजरली हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर, ग्रुप क्या, दो चीजें हैं क्वांटासोम के अंदर। ठीक है। एक तो लाइट ट्रैपिंग सिस्टम है, फोटो ट्रैपिंग सिस्टम है जो लाइट को कैच करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है। जिसको हम एंटीने भी बोलते हैं। जैसे डिश होता है ना, डिश बड़ा, और ये छतरी लगाते हैं बड़ी सी, बीच में एक होता है LMB बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जिसमें से सिग्नल आते हैं, और बड़ा सा क्या होता है, एंटीना होता है। तो उतने बड़े एंटीना की जरूरत थोड़ी है, LMB से अकेले भी तो सिग्नल जा सकता है ना। ऐसे करके डिश होता है बड़ा सा, और यहाँ पे डंडी लगा करके एक ऐसा गोल गोल सा होता है, LMB कहते हैं शायद से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अच्छे से भी। तो इतने बड़े डिश की जरूरत क्या है, ऐसे ये अकेला भी तो सिग्नल रिसीव कर सकता है ना। इतने बड़े डिश की जरूरत क्यों है, ये बहुत बड़े एरिया में है, तो ढेर सारे सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और रिसीव करके सबको इसको दे देंगे, जिससे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही सेम टू सेम काम होता है फोटो सिस्टम के अंदर में। फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट हैं 250 से 400 के अंदर में, उन सब में से सिर्फ एक क्लोरोफिल ए को छोड़ करके, एक क्लोरोफिल ए, बाकी सारे के सारे ए बी कैरोटिनॉइड सब सारे के सारे मिल करके काम करते हैं एंटीना की तरह, लाइट ट्रैपिंग सिस्टम की तरह। और ये एंटीना क्या करते हैं, जो भी सनलाइट आएगी उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रैप करके किसको दे देंगे, ट्रांसफर किसको कर देंगे, इस वाले को कर देंगे ट्रांसफर। सब, हाँ, ए हो बी हो चाहे कैरोटिनॉइड हो कोई भी हो, सबके सब लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे, एक क्लोरोफिल ए को दे देंगे। और ये वाला जो क्लोरोफिल ए है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी, ये रिएक्शन यहीं पर होती है। ये काम करना है, इसका काम एब्जॉर्ब करके लाइट वाइट सब देना है, बाकी सबका काम। तो पूरा मिला करके फोटो सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या है, रिएक्शन सेंटर और एंटीना। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है ना, ये रिएक्शन सेंटर दो टाइप की वेवलेंथ पे अच्छा काम करता है। एक तो ऐसा होता है जो 680 नैनोमीटर पे काम करता है बढ़िया से, और एक होता है जो 700 नैनोमीटर पे काम करता है एकदम बढ़िया से। 680 नैनोमीटर में और 700 नैनोमीटर में। तो जो 680 नैनोमीटर में काम करता है उसको हम बोलते हैं PS या P680 लिख देते हैं सीधे, P680। P680 का मतलब है ऐसा वाला फोटो सिस्टम हमारा जिसका जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर में मैक्सिमम काम करता है, पीक देता है। इसका मतलब ये नहीं कि 640 में नहीं करेगा, 630 में नहीं करेगा, काम तो 640 630 सब में करेगा, लेकिन उसको हम लोग 680 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस वाली वेवलेंथ में सबसे बढ़िया काम करता है। ठीक है। दूसरा वाला को हम बोलेंगे P700। क्या बोलेंगे हम इसको, P700। क्यों, क्योंकि ये 700 की वेवलेंथ में बढ़िया सा काम करेगा, अच्छे से काम करके देगा हमको। ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये फोटो सिस्टम की लाइट एब्जॉर्बेंस की पावर पर डिपेंड कर रहा है कि कौन कितना लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। जो हम ग्राफ पढ़ के आ रखे हैं उसी से कोरिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है।
ठीक है। इसके बाद हमारा सिस्टम वगैरह चलेगा, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 वगैरह वगैरह। और फोटो सिस्टम 1 2 पढ़ना है, इन्हीं को फोटो सिस्टम 1 और 2 बोलते हैं, है ना। वो फिर आगे आएगा। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हमने पीछे छोड़ रखा है, याद है तुम लोगों को कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने छोड़ रखा है? इंगलमैन वाला एक एक्सपेरिमेंट छोड़ रखा है, TW इंगलमैन वाला। थोड़ा बुक तो लाए नहीं होंगे तुम लोग, बड़े होशियार लोग हो। इसमें देखो तुम लोग, चलो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं। ये देखो इंगलमैन का एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कहा था, ये एक्सपेरिमेंट फोटो लाइट एब्जॉर्बेंस से रिलेटेड है, तो इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे करके, याद है। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन सी लाइट पर सबसे अच्छे से होती है, ठीक है। तो अब इंगलमैन ने क्या किया, इंगलमैन ने एक ऐसा ट्यूब लिया। इस वाले कॉन्सेप्ट को यहीं पर रोक करके रखना, ठीक है। ये P700 को बोलते हैं PS1 फोटो सिस्टम 1, और इसको बोलते हैं PS2 फोटो सिस्टम 2। इसका मतलब ये नहीं है कि PS1 पहले काम करता है फिर वो एनर्जी PS2 को देता है फिर वो काम करता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों एक ही साथ काम करते हैं। बस डिस्कवरी इसकी पहले हो गई तो इसको PS1 बोल दिया, इसकी डिस्कवरी बाद हुई तो PS2 बोल दिया। इनका जो नाम है ये डिस्कवरी के ऑर्डर पे बुक में लिख रखा है, ठीक है। तो इनका नाम डिस्कवरी के ऑर्डर पे, इनके फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है उसको। तो अब इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में आते हैं। इंगलमैन ने क्या किया था, देखो एक टब लिया, टब के अंदर इन्होंने क्या किया, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स डाल दिए। 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एक तो इन्होंने डाला यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को यूज करके फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ये करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर डाल दिया क्लेडोफोरा, एक एल्गी है जो ग्रीन है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। इसके साथ क्या डाल दिया हमने, क्लेडोफोरा, ऐसे ढेर सारे क्लेडोफोरा डाल दिए। क्लेडोफोरा का लेना देना एक ही छोटे से काम के लिए, ये क्या है, PHOR है ना, ठीक है, क्लेडोफोरा। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। तुमने देखा है प्रिज्म स्कूल में? नहीं देखा? देखा पिरामिड जैसा होता है ना, नहीं होता पिरामिड जैसा, शीशा होता है, वो शीशे का बनता है, वो लाइट वो करता है। आई डोंट नो, कुछ नहीं होता है, ऐसे करके 2 कांच के टुकड़े होते हैं और यहाँ से भी बंद होता है, ठीक है। तो ऐसा टेंट हाउस जैसा होता कुछ कुछ, वो पिरामिड जैसा नहीं होता। हाँ स्क्वायर होता है, ऐसे से आगे पीछे ट्रायंगल, नीचे भी वही टाइप रेक्टेंगल टाइप का होता है। हाँ, वो 3 साइड से रेक्टेंगल होता है, आगे पीछे ट्रायंगल बनते हैं, और रेक्टेंगल ऐसे अरेंज होता है कि ट्रायंगल का फॉर्म करे हो, ठीक है। तो ये एक हमारा पिरामिड प्रिज्म है, पिरामिड नहीं प्रिज्म है, ठीक है। अब प्रिज्म की एक बढ़िया कैरेक्टर है, तुम 12th में जाओगे तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा कि प्रिज्म से अगर हम लाइट को पास कराएंगे, मान लो मैं व्हाइट लाइट को इससे पास करा रही हूँ, व्हाइट लाइट्स, तो ये हो जाएगी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। प्रिज्म से हम अगर किसी व्हाइट लाइट को पास करवाएं, फिर कुछ फिल्टर वगैरह उसको करें, तो उससे हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल जाती है। प्रिज्म का यूज हम इसलिए करते हैं, पहले तो व्हाइट लाइट डिस्पर्स करेगी, फिर यहाँ अंदर एक और वो सोल्यूशन टाइप का होता है, उस सोल्यूशन के थ्रू पास करवाया जाता है, जिससे तुमको पता सारी डायरेक्शन में मूव करना बंद हो जाएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट बनेगी उसके बाद में, सिंगल वेवलेंथ वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक एक करके भेजते जाएंगे। जैसे मान लो हमने पहले वायलेट भेज दी, फिर इंडिगो भेज दी, फिर ब्लू भेज दी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, हमने सारी लाइटें भेजी एक एक करके। तो यहाँ पर मैं वेवलेंथ लिख देती हूँ थोड़ा, तुम्हारे उसमें तो 400 to 700 दिया है, तो 400 to 700 लिख देते सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो एक बात सिंपल सी है, जिस वेवलेंथ पर
फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी, उस वेवलेंथ में ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा निकलेगी। जितने ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा ऑक्सीजन का लिबरेशन। तो जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है मतलब वहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन का काउंट करके हम बता सकते हैं। अब हम ऑक्सीजन ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते थे, तब थोड़ा मशीन इंस्ट्रूमेंट थोड़ा पुराने टाइप के थे। तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने बोला एक काम करता हूं, बैक्टीरिया रख देता हूँ, एरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी बैक्टीरिया की कॉलोनी उतनी बड़ी हो जाएगी, और ऑक्सीजन जितनी कम होगी बैक्टीरिया की कॉलोनी उतनी ही कम होती जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट होगा, रिप्रोडक्शन उतना जल्दी करेंगे वो, उनको खाली सेल डिवाइड ही तो करना है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक काम किया कि मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली ऑक्सीजन का लिबरेशन पता नहीं कर सकता हूँ तो मैं बैक्टीरिया को छोड़ देता हूँ। इन्होंने इसी सोल्यूशन में, इसी मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया, एरोबिक बैक्टीरिया को। अब हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने GYOR, जैसे इन्होंने एक एक करके सारी की सारी मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली तो देखा वॉयलेट में ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है, इंडिगो में भी ठीक ठीक ग्रोथ हो रही है, ब्लू में ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। ब्लू लाइट में जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, कॉलोनी का जो साइज है अच्छा खासा बढ़ रहा है, बढ़िया ग्रोथ चल रही है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि ग्रीन येलो ऑरेंज में तो ठीक ठाक ही उतना नहीं है, लेकिन रेड वाली में फिर से कॉलोनी की ग्रोथ क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। तो सेम टू सेम जो कल हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था उसी ग्राफ का ये थोड़ा सिंपलर वर्जन है। इन्होंने बोला था कि जब हम ब्लू लाइट डाल रहे हैं तो एक तो तब कॉलोनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, और एक जब हम रेड लाइट डाल रहे हैं तब कॉलोनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड होती है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है वो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और तभी बैक्टीरिया की ग्रोथ भी क्या हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है। ये है इंगेलमैन का एक्सपेरिमेंट जो नहीं पढ़ाया था मैंने। तो अब कल ग्राफ पढ़ लिया, तब इसको समझना आसान है, तब समझाते तो थोड़ा सा वैसे आ तो जाता, लेकिन कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती। तो इससे बढ़िया अभी पढ़ लिया जब टॉपिक चल ही रहा है, ठीक है। समझ में आ गई कहानियाँ, सारी बातें समझ में आई जितनी भी पढ़ी अभी तक का। फोटो सिस्टम भी समझ में आ गया, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 और 2 के बाहर से क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ लाओ बुक दो, एनसीईआरटी की लाइन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन बोला, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट ट्रैपिंग सिस्टम को लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। सही है, गलत है? कहा जाएगा तुम्हारा 4 नंबर 5, एक तो गलत में भी कटेगा, ठीक है। तो लाइन पूरी की पूरी एनसीईआरटी की है, क्वेश्चन पूछता भी है। अब पुराना वाला और डार्क वाला तो तुमने देख लिया, बुक की एक्सरसाइज में है तो क्यों नहीं पूछेगा, है ना। तो थोड़े जो शब्द होते हैं शब्द घुमा करके लिखे हैं एनसीईआरटी ने, समझ लेना है। एक और चीज है कि हम कैसे पता करेंगे कि फोटो सिस्टम, ये एक फोटो सिस्टम है, दूसरा फोटो सिस्टम है, तीसरा फोटो सिस्टम है, कैसे पता करेंगे बताओ? हर फोटो सिस्टम के चारों तरफ किसकी मेम्ब्रेन होती है? प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, जो उसको सेपरेट करती है बाकी सबसे। तो कोई भी फोटो सिस्टम एक दूसरे से अलग है, कैसे पता चलेगा? उसके चारों तरफ किसकी मेम्ब्रेन होगी? प्रोटीन की मेम्ब्रेन होगी। बुक में क्या लिखा है? देखो, द LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। LHC light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to protein। मतलब बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली 250 to 400 है, नंबर नहीं दिया है बुक में। इतने पिगमेंट सिस्टम है बाउंडेड बाय प्रोटीन, बाउंडेड टू प्रोटीन लिखा है, मतलब प्रोटीन इसके चारों तरफ घेरा हुआ है, घेरा लगा करके बैठा, ठीक है। इसके लिए अलग अलग पता चल जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर मान लो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ मैंने भेज दी लाइट, जो PS हमारा 1 है, PS1 का पीक कहाँ आता है? 700 नैनोमीटर में आता है। तो वो 650 में भी काम करेगा, 480 में भी काम करेगा, 320 में भी काम करेगा, कहीं भी काम करेगा, 700 से अब काम नहीं करेगा। मैक्सिमम कहाँ होगा? 700 से ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं? मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मैं सिर्फ 680 नैनोमीटर की ही लाइट डालूं। लाइट मैंने खाली 680 नैनोमीटर तक की ही डाली, उससे कम वाली है 680 तक की है, या फिर मैं खाली 680 भी डाल दूं, फिक्स 680। तो कौन कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा? फोटो सिस्टम 1, 2 या बोथ? लेकिन क्या फोटो सिस्टम 1 अच्छे से काम करेगा कि नहीं काम करेगा अच्छे से?
नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होगा कि कम होगा, इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप, ठीक है। या फिर मान लो मैंने 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ डाली, इसको ब्लू ड्रॉप बोलेंगे वैसे, चलो ठीक है, रेड ड्रॉप चलेगा। अगर मान लो मैंने 700 नैनोमीटर वाली लाइट डाली, उससे कम नहीं है, 700 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। 700 या 680 से ज़्यादा मान लो, चलो 680 से 700 के बीच की वेवलेंथ की लाइट डाली मैंने, तो कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा? 2 या बोथ? फोटो सिस्टम 1, क्योंकि 680 वाला तो फोटो सिस्टम 2 है, उससे कम में काम करता है। 680 तक की तो डाली नहीं हमने, उससे ऊपर वाली डाली है। ऐसे में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, कम होगी, नहीं होगी? नहीं होगी, बहुत ही, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 तो काम करेगा ही नहीं ना, बिल्कुल दोनों ने काम करना है, तब जाकर के पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अभी हम वैसे एक साइक्लिक भी है, एक सिंगल नॉन साइक्लिक भी है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन जब हम सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करे, फोटो सिस्टम 2 काम करेगा तो 1 तो काम करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करे, 2 काम करे और 1 भी काम करे कम तो रेट कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर खाली एक ही काम कर रहा है, फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा है, तो फिर हमारा फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो भी हमारी लाइट पड़ती है, वो लाइट हम क्या करते हैं, 7 और 680 दोनों वाली लाइट डालते हैं। जब भी हम कोई भी लैब में रिएक्शन करवा रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो हम 700 नैनोमीटर वाली लाइट की वेवलेंथ डालते हैं और 680 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ डालते हैं। और जब हम फिक्स डालेंगे 700 और 680, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो फोटोसिंथेसिस का स्पीड होगा, वो सबसे ज़्यादा हाई होगा, मैक्सिमम स्पीड में चलेगी। जब 700 और 680 वेवलेंथ की लाइट डालेंगे, तब ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन का जो फोटो सिस्टम था वो कंप्लीट। चलेगा इतना? माइटोकॉन्ड्रिया याद है किसी को? माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पड़ा था सेल में, याद है कि नहीं है? है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीसोम नाम के। कैसे होते हैं वो? गोल है, वेरी गुड। एक ऐसा नीचे डब्बा होता है और एक उसके ऊपर ऐसा बॉल होता है। क्या क्या बोलते हैं बताओ, किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F1। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। ये कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ क्यों है फिर? यहाँ भी होते हैं क्योंकि मैं आई नहीं थी, कुछ नहीं आई थी, वैसे मेरे को काम। वेरी गुड। बिल्कुल काम वाले पढ़ने के दिन आना ही मत, तू बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। ये F0 F1 क्या काम करेंगे? ATP बनाने का काम करेंगे। ADP से क्या बनाएंगे? ATP। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिवाइडेड है। लाइट रिएक्शन में क्या बनती है? ATP और NADPH, है ना। ATP बनाने का काम है हमारे फोटोसिस्टम 2 का। वैसे फोटोसिस्टम 2 क्या, फोटोसिस्टम 2 के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलकर बनाती है ATP। यहाँ पर जो ऑक्सीसोम में जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है यहाँ भी पढ़े डिटेल में, वैसे रेस्पिरेशन में आएगा मेन, ठीक है। ये और फोटोसिस्टम 2 मिलकर के क्या बनाता है? ATP। मतलब इसने जो भी लाइट एब्जॉर्ब कर रखी है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को ये इसमें भेजेगा और उससे बोलेगा ATP बना, ठीक है। और जो फोटोसिस्टम 1 है ये बनाता है NADPH, और ये क्या है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का यूज करके हम क्या करते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेसिस। तो ये वाला काम तो लाइट में होगा, इससे इधर वाला काम वो ब्रेक डाउन वाला भी, ठीक है। ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है ये कब होगा? डार्क में होगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे बायोसिंथेसिस या फिर डार्क रिएक्शन। क्या? डार्क और लाइट दोनों में बायोसिंथेसिस? नहीं, डार्क रिएक्शन है ना, डार्क रिएक्शन में बायोसिंथेसिस होगी, लाइट रिएक्शन में फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, लाइट का यूज कर करके। लाइट रिएक्शन के अंदर आएगा फोटोकेमिकल सिंथेसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या आएगी? बायोसिंथेसिस, ठीक है। अब लिखते हैं फिर इससे आगे। ये है, फोन दे दो सर को, लॉक पता है, रोक दो उसको।